Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. As promised, my friends, अब ये series नहीं रुक रही. So we are doing it continuously. That is the program. The program is fastest polity. 100 sessions में मैं पूरा का पूरा polity revise करूंगा. This is freely available to you, absolute cost on YouTube. तो आप इन्हीं videos को देखते रहो. It will do you a world of good. Great opportunity for all of you. बीच में थोड़ा सा continuity हो गया था, but after we've just got back the rhythm, and this is session number 6 और इस session में we are continuing with rights, that is article 19. याद रखना, पर हमने article 21 किया था and it very detailed discussion on one. आज हम लोग कर रहे हैं article 19 पर discussion. So अगर मैं आपकी जगह होता तो I would clearly have done these videos word by word and made my own notes. तो दोनों फायदा उठाओ, सिर्फ टाइम पास के लिए यूट्यूब पर मत आया करो. मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ये सब आपको एग्जाम में एक कदम आगे बढ़ा देंगे इन टर्म्स ऑफ योर चांसेस ऑफ सक्सेस. फॉर दोज अमंग्स यू डू नॉट नो मी, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. मैं प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. अन अकेडमी पे आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय lakhs of learners who have watched me for more than 30 crore live minutes. Quality governance, international relations, and PSR optional are the subjects that I teach on Academy. मेरा कोड on Academy पे SIDLIV है, SIDLIVE. SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए every time you are going to take subscription on Academy. और on Academy आपके लिए बहुत सारे ऑफर लेकर आए. तो उससे पहले those amongst you जो मेरे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए इस वीडियो आप अभी के लिए पॉज कर लो और ये जो कोड है इसको अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली रीच माय टेलीग्राम चैनल. परमिशन नहीं है, यू कैन इजी. बिफोर आई स्टार्ट दिस, अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लेकर आए. आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि अनअकैडमी जब भी कोई चार्जेस आपको बताता है, जब भी हिडन चार्जेस नहीं, अनलाइक बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो फ्री के नाम पर या सस्ते के नाम पर कोर्स में एंट्री तो करवा देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये एक तो बड़ा गलत रास्ता है बिकॉज हर छोटी छोटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाए. अनलाइक दैट, अनअकैडमी की जितनी भी प्राइसिंग है वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी अलग से नहीं चार्ज किया जाता. एवरीथिंग जो भी प्राइस बोला जाएगा विल बी इंक्लूडेड, चाहे वो प्रीलिम्स जीएस कोर्स है, चाहे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, सीसैट कोर्स है, मेंस कोर्स, क्यूई, प्री सीरीज, एवरीथिंग इज. तो हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहा है 28 फरवरी से. प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE. अनअकैडमी अश्योर एक जबरदस्त ऑफर है. प्रीलिम्स अगर तुमने क्रैक कर लिया तो फुली पेड ऑनलाइन क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर मेंस आपको फ्री मिलेगा, फ्री, बिग थिंग. और इसी तरह से जो हमारे प्राइसेस है वो बहुत ही रीजनेबल है. मेक दैट यू टेक फुल और February 29th, mark the calendar, 29 February तक अगर आपने ये किया तो SIDLIVE कोड 50% ऑफ, आधा पैसा गया प्लस 6 आपको फ्री एक्स देगा. आज का टॉपिक तो as I said, it is better कि आप नोट्स बना लो. It will do a great favor for yourself अगर तुम ये कर लिया. Now what is Article 19? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अलग अलग तरह से डिवाइड किए गए. जैसे राइट्स टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी वाले राइट्स है वो है आर्टिकल 14, 15, 17 एंड 18. तो नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग इक्वालिटी के राइट्स के बारे में ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे. अगर उस तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 19 हमें दे रहा है फ्रीडम्स. वर्ड हियर इज फ्रीडम. फ्रीडम्स सिटीजन्स को अवेलेबल है. आर्टिकल 19 केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन के लिए ये नहीं है. अब आर्टिकल 19 में अलग अलग तरह के फ्रीडम्स दिए गए और इसको डिवाइड कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सब डिविजन. जैसे 19 सब क्लॉज 1 में सारे ये फ्रीडम्स को समझाया गया. 19 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज A, B, C, D, E, F, G. अब F तो रहा नहीं तो उसको 44th अमेंडमेंट से हमने रिमूव कर दिया, लेकिन ये सारे के सारे फ्रीडम्स है.
तो आर्टिकल 19 के बारे में आज हमारी बिल्कुल बात अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो हम ये पता चल गया कि आर्टिकल 19 सिटीजन्स को अवेलेबल है और जो इस ग्रुप को बोला जाता है वो है फ्रीडम्स। तो एक बार सारे के सारे फ्रीडम्स को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। देखो कितनी अच्छी तरह से को पढ़ना सीखो। लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है। लॉ इज नॉट लिटरेचर, लॉ इज नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड। उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। थीम कौन थीम होता है, वैसे लॉ को लिखने का एक तरीका है। ऊपर लिखा हुआ है देयर आर प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। तो राइट्स है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो एक रिदम दे दी गई है, राइट, कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। कुछ ना कुछ ऐसे है जो कि हमको ह्यूमन एग्जिस्टेंस, याद होगा फंडामेंटल राइट्स आर देयर टू इंश्योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब पहली लाइन देखो 19 सब क्लॉज 1, स्क्रीन पर देखो, कॉन्सेंट्रेट करो स्क्रीन पर, राइट, ध्यान दो, तभी इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। वरना क्या है, अटेम्प्ट देने में तो ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, राइट, फेल होना बड़ा आसान है यूपीएससी में। वर्ड लिखा है 19 सब क्लॉज 1, ऑल सिटीजन्स, ये तुम्हारा कीवर्ड हो गया। आर्टिकल 19 अवेलेबल है सिटीजन्स को। लिखा है ए freedom of speech and expression, B. Assemble peaceably and without arms, C. To form associations or unions, और मैंने उसको हाईलाइट किया है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, D. To move freely throughout the territory of India, E. To reside and settle in any part of territory of India, F. हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको रिपील कर दिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, G. Practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो केवल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी कि सबसे पहले फ्रीडम के लिए अवेलेबल है। तो ये भी दिस कैन ऑल्सो बी एन आस्क क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट कब डाला गया या कौन सा पार्ट रिपील किया गया। तो तुमने नोटिस किया जो सी वाला पार्ट है उसमें टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, केवल उतना पोर्शन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया, बाकी तो पहले से ही था। और जो एफ वाला पार्ट था वो राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिमूव कर दिया गया। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट, आप देखो जब हम लोग सिविक्स की बुक पढ़ते थे या फिर हम लोग स्कूल लेवल की किताबों से पढ़ते हैं तो हम इसी को ऐसे बोलते हैं 19 सब क्लॉज 1 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी फ्रीडम ऑफ असेंबली, सी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, डी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ई फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, डी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, बट आई होप यू रिकॉल कि सिर्फ जैसे आप वर्ड यूज करोगे असेंबली के साथ और बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, पीसेबली, विदाउट आर्म्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ऑब्वियसली डेविल लाइज इन द डिटेल है। जब आप हमारे साथ पढ़ते हो तो हम उसको और डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। सो एट द स्टेज लोग सिर्फ एक ही चीज को पढ़ लेते हैं अभी के लिए, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आज का वीडियो 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के ऊपर डाला गया। सो लेट्स पे अटेंशन टू दिस। देखो मैंने ये तुम्हारे साथ कंबाइन किया है, कैसे, ये नोट्स बनाने का भी स्टाइल होता है, राइट। अब 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो मैंने जो काम की चीजें है ना उसको एक साथ एक स्लाइड में डाल दिया, तो इट विल एक साथ ही तुमको पूरा का पूरा कनेक्शन आ जाएगा। एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले याद रखना कि कोई भी जो भी तुम्हें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं ये ना एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते, सेंस ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं। अब इसका ये नहीं होता कि आज जो तुम्हें दिल करेगा वो कर सकते हो, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। द मेजोरिटी 99.9% अगर है भी तो एक आध को थोड़ा बहुत इधर सोचा जा सकता है। तो 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए भी तुमको फ्रीडम ऑफ एटसेट्रा दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो इतनी ही लाइन दिखाई देगी, लेकिन बीइंग द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सारे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम to express his views, opinions, beliefs by words, writing,
प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी, एनी अदर मीन्स, कि आपको जैसे जैसे करना है वैसे कर लो, नो प्रॉब्लम। तो एनी अदर मीन्स, राइट, ये आपका हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिट नहीं करे, या सिर्फ जो तुमने वहां से बोला केवल वो ही है, अभी कोई नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ राइटिंग भी नहीं है, नहीं, आपको जैसे एक्सप्रेस करना है, एवरीथिंग, इनफैक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। अगर आपको तो तुमने अगर अभी बहुत रिसेंटली एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन होता है टू पॉलिटिकल पार्टीज, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, नल एंड वाइड। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सिंस आप एनोनिमिटी रखते हो, आप ये नहीं बताते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में पैसे दे कौन रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो एक तरह से जो मतदाता है, जो जो वोटर्स है, वो पता ही नहीं चल रहा कि पॉलिटिकल पार्टी में पैसे कहां से आ रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। अगर मैं इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से भी कनेक्ट करूं, में भी ये था कि आरटीआई एक्ट 2005 एक्चुअली इसलिए आया था कि इट इज अपहोल्डिंग, रादर इट इज गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो यहाँ पे लिखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपके पास वर्ड्स भी आ गए, राइटिंग भी आ गया, प्रिंटिंग, पेंटिंग, जैसे मर्जी करना है करो, बट ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इन द सेंस देयर आर सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जायज रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो कि स्टेट तुम्हें मना कर दे, स्टेट बोले ना जी ये पार्ट आप नहीं कर सकते। वो भी कहां लिखा हुआ है? जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये फ्रीडम दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ही फ्रीडम के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ आपने इंडिया के खिलाफ कुछ बोला, इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल पैदा हो गए आपके किसी बोलने से, कुछ लिखने से, देश में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद फॉरेन कंट्रीज डैमेज हो गए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ नहीं लिख सकते या बोल नहीं सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अदालत की अवमानना नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी कि किसी को भड़का के आप क्राइम नहीं करा सकते। These are all reasonable grounds of restriction provided by the very same constitution which has afforded these freedoms to you. तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम्स दिए हुए और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लिख कर दिया हुआ है अंडर 19 सब क्लॉज 2। तो एज ए सिटीजन तुम चाहोगे कि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होते रहे, और स्टेट को भी बोला गया कि आप भी उनके ऊपर जायज रूप से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो वर्ड है ये बड़े सब्जेक्टिव है, तब इसके कोई किलोमीटर्स या किलोग्राम में मेजरमेंट नहीं हो सकती कि 1 किलो मेरी फ्रीडम है, 1 किलो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा सब्जेक्टिव होता है, केस केस बेसिस पर स्टेट ये डिटरमिन करता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए। कभी कभी सिटीजन्स उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभी सिटीजन्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर सिटीजन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या कहने, और अगर सिटीजन्स एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो इन रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? ये फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द कोर्ट्स देमसेल्फ, तो जस्टिसिएबिलिटी है। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को रीजनेबल या अनरीजनेबल फाइनली डिफाइन करने की डेफिनेशन की पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑब्वियसली हाई कोर्ट है, बिकॉज उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है। तो ये एक रस्सा कस्सी का खेल है जो कि चलता ही रहता है, बिकॉज हर एक की इंटरप्रिटेशन अलग है। आपको जो रीजनेबल लग रहा है वो हो सकता है सामने वाले को अनरीजनेबल लगे, एंड वाइस वर्सा। तो आज जो हम टॉपिक्स करेंगे, हम ग्राउंड वर्क्स को देखेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स
of friction that have happened in the past because of all that is given on the screen as of right now. ये लिखा तो बड़े सिंपल वर्ड्स में होता है, लेकिन इतना आसान जिंदगी में क्या कुछ. So we will have many topics related to that. तो एक बार आप सब लोगों के लिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऑल सिटीजन्स, इस वर्ड को प्लीज समझ, केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है. दे शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहां पर आप अपने डाल सकते हो, ओपिनियंस डाल सकते हो, बिलीव्स डाल सकते हो, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, पेंटिंग, लीथर, जैसा मर्जी करो. एंड एनी अदर मीन्स, एनी अदर मीन्स लिखने से जो वर्ड्स का इंपोर्ट है, व्हाट डज इट एक्चुअली ट्रांसलेट टू, यार ये ना फ्यूचर को भी देख रहा है. तो एक जमाने में प्रिंटिंग, पेंटिंग या फिर वर्ड्स या राइटिंग ही प्रोबेबली द ओनली मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स हुआ करते होंगे. लेकिन जैसे आप एनी अदर मीन्स दे देते हो, आप इसका स्कोप प्रैक्टिकली अनलिमिटेड कर देते हो. एनी अदर मीन्स, आने वाले वक्त में पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आ जाए. देखो किसी ने क्या सोचा था आज से 20 साल 30 साल पहले सोशल मीडिया नाम की कोई चीज आ जाएगी. आज आप ज्यादातर जो कर रहे हो वो सोशल मीडिया है. वो कहां से आ गया? एनी अदर मीन्स है. कल कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं क्या क्या आ रहा है, राइट. अगर उसके थ्रू भी आपने अपने व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स एक्सप्रेस कर दिए तो भी इट विल बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी. तो बड़े ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, और जो मैंने तुम्हें बताया कि रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है. तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 खुद बोला है, आई रीड इट आउट फॉर यू. नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी कि 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्योंकि आपको फ्रीडम दे रहा है, shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. ना तो पहले का लॉ कोई बना हुआ है, ना अब कोई लॉ बनाएगा. In so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said subclause, यानी कि 19 subclause 2, किस ग्राउंड पे? नंबर 1, ये तुम्हें एक्चुअली याद हो जाना चाहिए. किस ग्राउंड पे? यूपीएससी कई बार क्वेश्चन, किस ग्राउंड्स पर आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. तो टॉपिक को समझने के लिए हम एक एक मुद्दा उठाते हैं जो कि कभी ना कभी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया. इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है. एग्जैक्टली जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं वो मैं तुम्हें मेंस का क्वेश्चन दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया. तो पहला क्वेश्चन इज, डज आर्टिकल 19 कवर सोशल मीडिया टू? अब तुम अगर अभी तक कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू मेंटेन फोकस, तो तुमको मैंने क्या बोला है? मैंने तुम्हें बताया every citizen shall have the freedom to express views, opinions, beliefs by words, writing, printing, painting, lithography, and keyword any other means. Yes, any other means का मतलब है हर और तरीका जो तुमको कंसीवेबली आप सोच सकते हो, पॉसिबल कैन कंसीव, हाँ यार ये तरीका है, इससे हम कर सकते हैं, तो उससे भी अगर आपने व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स किए तो भी वो अलाउड है. ठीक है जी. तो क्या आर्टिकल 19 में वो आता है? आई थिंक अ प्लेन सिंपल रीडिंग बोलोगे यस. सोशल मीडिया बेटा, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तो सोशल मीडिया इंटरनेट के थ्रू होता है. इंटरनेट से रिलेटेड इंडिया ने एक लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, ध्यान से सुनना. उस लॉ का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ द ईयर 2000. तो उस लॉ का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ द ईयर 2000. नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ ईयर 2000 में जो सबसे ऊपर पैराग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा उसके ऊपर ध्यान दो. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ ईयर 2000, पहले तो 2000 में वो 2000 साल में 2000 में उसको बना दिया गया. फिर थोड़े टाइम के बाद उसको अमेंड किया गया और उसमें एक लॉ डाला गया, एक सेक्शन डाला गया. उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 66A, जो आपको लास्ट लाइन में दिखाई देगा. सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के वर्ड्स
बड़े खतरनाक थे। जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थे वो थोड़े डिबेटेबल है। वो बोलते थे कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, आप इन पर ध्यान दो, मैं आपको थोड़े बहुत वर्ड्स डालूंगा, आपको पूरा का पूरा सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट गेट द एसेंस ऑफ इट, यू जस्ट गेट द इंपोर्ट ऑफ इट। तो उसमें सेक्शन 66A में डाला गया कि अगर तुमने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जो मर्जी सोच लो, अगर तुम स्टेटमेंट्स ऐसे डाले जैसे जो सामने वाले के लिए, किसी के लिए भी अनोयंस कॉज करे, कीवर्ड अनोयंस, इनकन्वीनियंस कॉज करे, डेंजर कॉज करे, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, एनमिटी, हेट्रेड, इल विल, ये जो वर्ड्स डाले गए, तो भाई ये पनिशेबल ऑफेंस है, 3 साल की सजा मिलेगी तुमको। फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बोला गया कि इफ योर वर्ड्स और views, opinions, beliefs that you shared on social media, if they have the effect of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, and similar things, then this is a punishable offense and it may attract a penalty along with a jail time of 3 years or both. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बड़ी डेंजरस है। प्रॉब्लम ये है कि जो वर्ड्स जो तुमको ध्यान देना है, इन वर्ड्स के ऊपर वापस चलो। आर्टिकल 19 में जो पिंक वाले पोर्शन में सबसे पहले 2 वर्ड्स है, उन पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, और जो यहाँ का ऑपरेटिव वर्ड है, जो यहाँ का की वर्ड है, दैट इज अ वर्ड रीजनेबल। आप रिस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं लगा सकते जो कि आर्बिट्ररी हो जाए, यानी कि वो वेग हो जाए। अब सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लिखा कि भैया अगर तुमने कोई सोशल मीडिया पे बोल दिया तो सामने वाले को अनोयंस कॉज करे, तो सामने वाले की इंसल्ट करे, नाउ दिस इज अ वेरी वेग टर्म। इस वर्ड का मीनिंग बड़े सब्जेक्टिव है। आपको अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का कोई जो स्टेटमेंट है, कुछ बोला गया, किसी को वही स्टेटमेंट, स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा हुआ, उसने तो जोक मार दिया, अब जी जोक मार दिया, में से किसी को लगा वाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या फनी था, और तुम ठाके मार के हंस रहे हो। ऑन द अदर हैंड दूसरे वाले को वही वर्ड इंसल्टिंग लग जाए, एनोयंस लग जाए, भाई वो तो जेल गया। तो ऐसे वर्ड्स जब वेग हो जाते हैं, जब आर्बिट्ररी हो जाते हैं, तो वो एक चिलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। क्या करते हैं? चिलिंग इफेक्ट। व्हाट इज चिलिंग इफेक्ट? अब तुमको ये हो जाएगा कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, बस तुम्हें ये डर बैठ जाएगा मन में, अगर मैंने कुछ बोला और वो सामने वाले को इंसल्टिंग कॉज हो गया, हमारे मन की बात है ना, तो फिर तुम्हारे मुंह पे मैंने हाथ नहीं रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे आवाज ही नहीं बाहर आएगी, इतने डर जाओगे, तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तुम यूज ही नहीं करोगे। ये बात समझो, मैंने अभी तक तुम्हारे मुंह पर हाथ नहीं रखा है, मैंने तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिया नहीं है, लेकिन तुम्हें मैंने इतना डरा दिया और इतना कंफ्यूज कर दिया, तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा कि व्हाट डू आई डू, तुम फ्रीज हो जाओगे। एंड दैट इज व्हाट सेक्शन 6A of Information Technology Act has been alleged to have been causing the citizens। अब इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि 2012 में महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बाला साहेब ठाकरे साहब की मृत्यु हो गई। जब बाला साहेब ठाकरे साहब की मृत्यु हो गई तो कुछ 2 कॉलेज की फ्रेंड्स होंगी, उन्होंने फेसबुक पर सिर्फ ये लिख दिया, कमेंट लिख दिया कि बोट ट्रैफिक हो गया था, अ वेरी इनोक्युअस कमेंट ऑन समथिंग दैट नथिंग वेरी बिग अबाउट इट। लेकिन थोड़े ही समय बाद तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने किस बेसिस पे अरेस्ट किया? पुलिस ने अरेस्ट किया कि आपको सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अरेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज आपने जो स्टेटमेंट लिखी है ऑन सोशल मीडिया वो इंसल्टिंग है, एनोइंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहां हो गया धमाका, यार समझ में नहीं आएगा मैं बोलूं क्या, राइट?
बिकॉज ये जो सेक्शन 66A है ये पनिशेबल ऑफेंस है। भाई इस चक्कर में मैं जेल चले जाऊं, मुझे पता ही नहीं है व्हाट एम आई सेइंग। तो इस तरह के लॉ को हैज नो प्लेस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, स्पेशली इन अ प्लेस विच इज a रूल ऑफ लॉ, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना था ऑफ अ लॉ स्टूडेंट मिस श्रेया सिंघल। मिस श्रेया सिंघल दिल्ली में थी और इनको ऐसा लगा कि ये तो इनडायरेक्टली मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही रोक रहा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने एक PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, जनहित याचिका फाइल की, और वो केस बन गया श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2015 को फाइनली डिसाइड हुआ। इस PIL का बेसिस क्या था? व्हाट वाज द bedrock of this entire case? एक ही मुद्दा था कि नंबर 1, क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? यस। क्या वो हमारा फंडामेंटल राइट है? यस। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A सब कुछ सब सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, करेक्ट। क्या इसमें रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? स्टेट लगा सकता है, लगा सकता है। वो जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। क्या उसके ग्राउंड्स मेंशन्ड है? यस। कौन कौन से ग्राउंड्स है? सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, इंडियाज फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यस, यहां पर ये बंद होता है, इसके आगे एटसेट्रा नहीं लिखा हुआ कि जो मर्जी कर लो, ऐसे नहीं हो सकता। दो वर्ड्स हो गए, एक तो ये फुल स्टॉप है, दूसरा ये रीजनेबल है। इस केस में सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस लेकर आता है कि जी तुम इंसल्टिंग नहीं कर सकते, तुम अनोयंस नहीं कर सकते, तुम इलविल, पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए। और ये जो वर्ड्स है ये अपने आप में वेग है, ये आर्बिट्ररी है, ये सब्जेक्टिव है, इनके कोई भी मीनिंग निकाले जा सकते हैं। जब इनके कोई भी मीनिंग निकाले जा सकते हैं तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायोलेट कर रहा है मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस वाज द बेसिस ऑफ द एंटायर पॉइंट एंड यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दिस केस, करेक्ट, these restrictions are too vague, they are too arbitrary, or there is no proportionality, there has to be a nexus। अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन डालता हूं ना कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में, तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, एंड बोथ ऑफ देम शुड मैच वन अनदर। अब जो मर्जी आया, बिना किसी इरादे से, बिना किसी एम से, बिना किसी थॉट प्रोसेस के आप इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। Having said so, on the basis of this, Supreme Court ने बोला section, you can look at the screen, section 66A has a chilling effect on freedom of speech and expression। chilling effect एक बहुत अच्छा डॉक्ट्राइन है, बड़ा फेमस डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन एज इन मैं तुम्हें ऐसे the way, the principle, the सिद्धांत on the basis of which the Supreme Court or courts decide matters। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सेक्शन 66A तुमको एक्चुअली एक्सप्रेसली तुम्हारे मुंह पर हाथ नहीं रख रहा, लेकिन तुम इतना डर जाओगे, तुम इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। हेंस सेक्शन 66A was held as ultra vires the constitution, against the spirit of the constitution, it is violating your fundamental rights, and that portion was struck down। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट has once again upheld the freedom of speech and expression of everyone। तो अब तुम नोटिस करो कि लॉ कैसे पढ़ा जाता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक छोटे से पॉइंट को, एक छोटे से इवेंट को कि कितना डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आपको उसका पूरा इंपोर्ट समझ में आता है। तो all of these are the various milestones on the basis of which India's jurisprudence has developed। और ये क्वेश्चंस बहुत ऑफन आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो आई जस्ट शो यू समथिंग, राइट। तो तुमको ये देखकर बड़ा चंबा होगा,
ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। एंड एट दैट स्टेज तब हमसे ये गलती हो जाती है कि यार हमने पढ़ा नहीं था। तो पे क्लोज अटेंशन। अब हमारा सेकंड पार्ट। अब फिर से एक बार सोचो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस और फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पता लगे कि मैंने उसको तुमको बोला कि सुप्रीम कोर्ट की प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स में उसको डिस्क्राइब भी किया गया है that every citizen has the freedom to express his views, opinions, beliefs by words, writing, printing, etc. and any other means. ये जो वर्ड प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्या तुमको कहीं पर भी दिखाई दिया? क्या तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड्स दिखाई दिए प्रेस कहीं भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर जो मैंने एक्सप्लेन की उसमें भी? एंड आई एम श्योर द आंसर टू दिस इज ये दिखा नहीं होगा। व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर इज कि अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखो, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखो और उनका फर्स्ट अमेंडमेंट देखो, तो आई होप यू आर एबल टू रीड इट। तो उसमें लिखा है, एंड आई कोट, दिस कांग्रेस शैल मेक नो लॉ respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or of the press। तो वहां पर जो उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ध्यान से सुनो, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेसली क्लियर शब्दों में डाला गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है यूएसए में। अमेरिका में, यूएसए में फंडामेंटल राइट, जो पहला फंडामेंटल राइट है, उस क्लियर शब्दों में फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस डाला गया। क्या इसका कहने का मतलब है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस है या नहीं है? है, लेकिन वर्ड प्रेस लिखा हुआ नहीं है, एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ। हम वर्ड प्रेस को अगर हटा दें तो ही, क्या हमें इससे बात समझ में आएगा क्या? एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स बाय वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी। प्रेस क्या करता है? प्रेस यही तो कर रहा होता है। तो इम्प्लाइड फ्रीडम ऑफ प्रेस है। यस, प्रेस इज नॉट रिटन, लेकिन आप उसको समझ सकते हो। इंडिया में भी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लाइड है। तो बात से कोई गलत फहमी मत पाल लेना कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस है या नहीं है। है भाई, पूरा है, कोई टेंशन नहीं है। बट प्रेस शब्द नहीं लिखा हुआ, वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखे हुए, बाय एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर वो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो डज फ्रीडम ऑफ प्रेस is freedom of press covered under article 19 subclause 1 subclause है? Yes, it, right? So it is covered, no doubt on this. Let's understand this part. So now again, freedom of press ये अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है, और ये देखो ये हमेशा ही होगा। यू हैव टू, यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट। सिटीजन्स चाहेंगे, इंडिविजुअल चाहेंगे कि जो उनको बोलना वो बोलते चले जाओ। स्टेट का हमेशा होता है कि उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। मैंने तुम्हें बोला ही है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मीटर। आधा किलोमीटर के बाद तुम मत बोलना, आधा किलोमीटर के बाद हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। There is always going to be subjectivity in this. There's always going to be some kind of push and pull on this part. Now, 1972-73 के अराउंड, जब मैडम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो एक पॉलिसी पास कर दी गई और उस पॉलिसी को बोला गया न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1973। नाउ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, यूट्यूब पर मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी वाज कि न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी से सरकार ने न्यूज प्रिंट, यानी कि वो कागज देखा होगा जो न्यूज़पेपर होता है, वो एक अलग ही कागज पे बना, तो उन दिनों न्यूज प्रिंट को इंडिया मैन्युफैक्चर ना करके इंपोर्ट करता था जैसे कनाडा से। तो सरकार ने एक एक रूल बनाया, जिस पॉलिसी को बोला गया न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1973। और बोला गया कि हम ना न्यूज प्रिंट को इंपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर्स को। ये क्या बात हुई? फिर तुम्हें बोला कि स्टेट कुछ करेगा, आप कुछ और करने की कोशिश करोगे,
फाइनली ये बात चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1972-73 को चैलेंज कर दिया गया इन अ लैंडमार्क केस विच इज कॉल्ड एज बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962। बेनेट कोलमैन अगर तुम्हें मालूम है, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो 1972 सॉरी बेनेट कोलमैन वो कंपनी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, कभी देखना उस टाइम्स ऐसे करके ऊपर लिखा होगा बेनेट कोलमैन। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्टेड कंपनीज थी, दे डिसाइडेड टू अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। माय लॉर्ड, दिस न्यूज़ रेगुलेशन पॉलिसी ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ये बड़ा ही खतरनाक हो रहा है, राइट? बिकॉज एक्चुअली ये इनडायरेक्टली, मेरी बात ध्यान सुनना, इनडायरेक्टली हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर जा रहा है इन द नेम ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल, कि हमारे पास पैसे नहीं है, प्रिंट नहीं ला सकते, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी डेंजरस पार्ट। देखो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रही थी, ऐसा तो था नहीं। अब न्यूज प्रिंट आई डोंट थिंक वाज सच एन एक्सपेंसिव थिंग, बट क्या ये एक्चुअली, मैंने फिर तुम्हें पढ़ा था सेक्शन 66 में, कोई भी रिस्ट्रिक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव के बीच में रैशनल नेक्सस होना चाहिए। अब न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ने क्या बोल दिया कि अगर तो आई एम जस्ट गिविंग अ कपल ऑफ देम, कि अगर तुम्हारे पास 2 न्यूज़पेपर्स पहले से है तो तुम तीसरा न्यूज़पेपर नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, फिर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कागज होंगे ना, जितने पेपर्स होंगे न्यूज़पेपर पेजेस होंगे, वो 10 से ज्यादा नहीं होंगे, एंड समथिंग ऑन दोस लाइक्स। तो सुप्रीम कोर्ट केम crashing down on these guys. क्या है? This indirect violation of fundamental rights. Cannot do things directly does not mean that you resort to do things indirectly. In a way, you are upholding freedom of press. पर ऐसा नहीं था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को पहले नहीं बोला गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस पहले भी बहुत बार अपहोल्ड हुई थी। वेरी फेमस केस विच इज कॉल्ड एज रोमेश थापर केस। तो रोमेश थापर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि शास्त्री की बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, there can be no doubt that freedom of speech and expression includes freedom of propagation ideas. Freedom is ensured by freedom of circulation. Liberty of circulation is as essential to freedom of liberty of publication. तो सकल पेपर्स, उमेश थापर केस, ये तुम रिमेंबर कर सकते हो, these are landmark judgments related to freedom of press. So very amazing and again upholding despite the fact, जानते हुए भी कि कहीं पर प्रेस शब्द का एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो। दिस इज अ क्रूशल एलिमेंट, और ये न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी में हमको बहुत क्लियरली दिखाई दिया। तुम्हें कभी क्वेश्चन आ गया, डज इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस, बोलना यस, बोलना इज प्रेस वर्ड रिटन, बोलना नो। Okay, it is not written, but is it implied? बोलना yes, certainly it is implied. आज का हमारा next topic, and that is the last topic of the day. And that topic is sedition. कैसे sedition word use करो, I am sure कि तुमको खुद ही realize होगा without me saying a word of it कि ये बड़ा ही important topic है, and ये बड़ा ही debatable topic है. Before we deep dive into it, it will do you a world of good. Get the context of what this sedition law started from. So pay close attention. थोड़ा सा a tab on calendar events. So ब्रिटिशर्स इंडिया आ चुके थे, हमारे ऊपर राज भी कर रहे थे, और 1857 तक आते आते हमको ये रियलाइज हुआ ये तो यार हमको कॉलोनी बना रहे। 1857 में one after another several events happened that finally ended up into a first war of independence. Now Britishers call it revolt. म्यूटी नहीं बोलते वो, उसको बगावत बोलते हैं। हमारे लिए वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, sadly, unfortunately, India couldn't, rather we couldn't win. And Britishers ने soon after 1857 कुछ लॉज को कोडिफाई कर दिया, जो बड़ा फेमस है, जो अभी अब वो भी नहीं रहा, इंडियन पीनल कोड ऑफ
1860 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, राइट। तो ताजीरात-ए-हिंद, राइट, 1860 में बनाया गया। और 1860 का ये जो लॉ है, 18 का जो लॉ है, में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस डाले गए। अगर तुम अभी ये क्यों प्रेजेंट पार्लियामेंट ने वो हटा दिया आईपीसी, चाहे वो आईपीसी है, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये ना इसमें कॉलोनियलिटी के स्पिरिट के बहुत ज्यादा एलिमेंट्स थे। पुलिस के पास बड़ी भयंकर पावर्स थी। क्यों ऐसा क्यों होगा, सोचो। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ब्रिटिशर्स को तुम्हारा वेलफेयर करने के लिए थोड़ा बैठे हुए थे। ब्रिटिशर्स तो तुमको कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए थे। तो आईपीसी 1860 ऐसे ही 1857 के म्यूटिनी या फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद बना था। उसके प्रोविजन ज्यादातर स्टेट की तरफ थे, ना तरह से सरकार चलती रही। A while after this, a few years later down the road, 1870 के अराउंड इसी लॉ में, इसी 1860 वाले लॉ में एक सेक्शन और डाला गया, और वो सेक्शन था सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1870 में डाला गया विद अगेन अ वेरी इवन मोर अल्टीरियर मोटिव। व्हाट वाज दैट? बोला कि अब ना तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, राइट, कुछ लिख भी नहीं सकते, तुम कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड या डिसअफेक्शन कॉज करे। अब देखो ये बड़े अजीब वर्ड्स आ रहे हैं। तो इसमें लिखा whoever by words or action does or attempts to bring about hatred or disaffection against the government by law shall be held guilty of the crime of sedition, then there is so much of punishment for कहता कि नाउ इस लॉ के अंदर एक्चुअली इरादा क्या था? इरादा ये है, इस तरह से जो भी नेशनल स्पिरिट जागृत हो रही है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज में लिखते थे, कि स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इट इज माई बर्थ राइट, और मैं लेके रहूंगा। तो नाउ तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ब्रिटिशर्स के तो हाथ पांव कांपने लग गए, यार इससे तो डिसअफेक्शन हो जाएगा, हेट्रेड हो जाएगा लोगों के खिलाफ, राइट, लोगों के मन में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को तो धक्का मार देंगे। महात्मा गांधी इतने सारे न्यूज़पेपर्स में, इतने आर्टिकल्स में लिखते थे, तो वो भी एक तरह से यही कॉज कर जाएगा। अब ब्रिटिशर्स को बोला ये तो टेंशन है, तो उन्होंने लॉ का भरपूर प्रयोग किया हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को सप्रेस करने में। तो सेडिशन लॉ एक कॉलोनियल लॉ है। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड, आईपीएस लिख दिया, आईपीसी। इंडियन पीनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता का कॉलोनियल स्पिरिट है। इसका इरादा था फॉरेन गवर्नमेंट को बचा के रखना। तो सेक्शन 124A अगर तुम इसको देखते जाओ तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन पीनल कोड एज ब्रैकेट में लिखा है ऑफ 1860, इट वाज इन 1860 डाला गया था। तो जितना भी इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन वो ज्यादा कॉलोनियल थे। अब नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, व्हाट इज दिस लॉज रेलेवेंस इन टुडेज इंडिया? आज इंडिया में क्या है? आज इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कि आज मेरे को सेडिशन लॉ की क्या जरूरत है? बिकॉज उस टाइम पर जो सेडिशन है, मैं फिर से एक बार सेडिशन लॉ पढ़ूंगा, whoever by words, actions either does or attempts to bring hatred or disaffection against the government by law। बाबा गवर्नमेंट बाय लॉ नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो ये बोलना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को बचा रही थी। लेकिन आज तो ब्रिटिश है नहीं, आज तो हम लोग प्रजातंत्र है, आज तो गवर्नमेंट हमारी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज मेरे लिए गवर्नमेंट को हटाने के लिए मुझे कोई क्राइम थोड़ा ना करना पड़ेगा, या मैं सेडिशन थोड़ा ना कर रहा हूं। बिकॉज मेरी सरकार तब तक सरकार है जब तक मैं उसको वोट दूंगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब थोड़ा ना मुझे वोटिंग के राइट्स थे।
तब तो मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था ना, जरिया ही नहीं था कि मैं इनको बाहर कैसे निकालूं। इसीलिए क्या ये सेक्शन 1 है, तो अगर तुम वर्ड्स को देखोगे, जो तुम्हारे सामने सेक्शन हो गया, तो whoever by words either spoken or written signs by visible representation brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites disaffection to the government by law। ये क्यों आज आज मुझे क्या टेंशन है? आज मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे सेक्शन 124A चाहिए ही नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी। So there were many grounds. So look at the headlines. The headline, it says sedition law is colonial. Is it still needed? Concerned over misuse. Okay. फिर नीचे लिखा हुआ distinction between these speech. Sedition is being lost sight of by establishment. Justice Lokur के statement है, it is time for the establishment and state to realize that the view of that the people of this country mean well, and in any democracy there are bound to be different points of view. Now please understand, let's bring everything together. तो आज तुमने वीडियो में पढ़ा है कि जो समझ में आया, I think this is where we come together and everything. Let's go back to line number 1. Very first thing that I told you was that we have a freedom, fundamental right है, Article 19 subclause 1 subclause A. हमारे पास freedom of speech and expression. Second, we can express our views, opinions by words, writing, printing, painting, lithography and any. फिर हमने सुना कि इस freedom को आप absolute unlimited में नहीं यूज कर सकते. It has to be used within the four walls of the reasonable grounds of restriction that have been placed by the Constitution itself. Have those been mentioned? Yes. So Article 19 subclause 2 speaks about sovereignty of India, security of the state, public order, decency, morality, incitement of offence, friendly relations with foreign states, contempt of court and defamation. Fair enough. लिखा है कि मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. There is a huge distinction in India and government, and that distinction has to be very clearly demarcated. गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना जिसे डिसेंट बोला जाता है, DISSENT, तो डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है. जस्टिस लोकुर की अभी स्टेटमेंट है, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर बाउंड टू बी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. अब नीचे देखो, डेमोक्रेसी में तो होती ही डिबेट एंड डिस्कशन है, एंड द गवर्नमेंट को तो इसी को एनकरेज ही करना चाहिए. हाँ, देयर वुड बी डिसेंट. इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ की स्टेटमेंट है, द ऑनरेबल चीफ, द डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी. तो वो तो सही उनका, तब बोलोगे, डिबेट तो करोगे, डिस्कशन तो करोगे, तभी तो डेमोक्रेसी है, वरना ये तानाशाही ना हो जाए. तो फिर वेयर इज द प्लेस फॉर सेडिशन लॉ इन दिस वर्ल्ड? कि आज मुझे किसी फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं डील करना. आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास आर्टिकल 19 है, आज हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है. व्हाई डू वी नीड एनीथिंग कॉल्ड एज सेडिशन लॉ? तो सेक्शन 124A को पहले भी चैलेंज किया गया था इन द केस ऑफ केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1960. सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नोटिस किया, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे हेयर, इतना भी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है. लग तो रहा है कि इट इज एटलीस्ट इन अ वे गोइंग इनटू द टेरिटरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, बट इसका क्लैरिटी होनी चाहिए कि केवल उसको सेडिशन माना जाए और उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाए जो एक्चुअल इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस करे, जो एक्चुअल दंगे भड़का दे. अदरवाइज आप सेडिशन लॉ को भूल जाओ, वो यूज नहीं किया जा सकता. लेकिन इट हैज कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड वेरी रिसेंटली एज 2022 प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया. उन्होंने बोला कि हम को रिकंसिडर करेंगे, राइट, इस सेडिशन लॉ को हम लोग हटाते कैसे. एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, राइट, ऑल्दो इस पर भी बहुत सारे डिबेट्स उठ रहे हैं. लेकिन द न्यू लॉ, भारतीय न्याय संहिता जो बनाया गया है, जो आईपीसी को रिप्लेस किया गया है, में एटलीस्ट पर से सेडिशन वर्ड नहीं डाला गया. दिस इज थैंक्स टू द कंसर्न ऑफ मोदी गवर्नमेंट. तो अगर आप पढ़ोगे, लिखा है इन द स्पिरिट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव
75 years of independence and vision of Prime Minister Modi, the government of India has decided to re-examine and consider the provisions of Section 124A sedition law, asserting that Prime Minister Modi was cognizant of various views on sedition and in favor of defending civil liberties. The government urged the Supreme Court to wait for the review of a competent forum and urged it to not to invest time on petitions filed by etc. And we are keen on shedding, and I'm quoting, the word is colonial baggage. So thankfully it has happened और एक बड़ा major मुद्दा as a constituent and as a source of law हमारे लिए हट गया कि does sedition have a role in today's democracy? It does not. At least it does not have. Although there are, as I said, many debates कि क्या भारतीय न्याय संहिता has really done away with the sedition law or not. Let's look at that at a certain other stage. So there are many reforms earlier also advised. 39th report of 1968 ऑफ लॉ कमीशन ने मना किया था कि इसको रिपील मत करो। 42nd ने भी और प्रोविजंस हटाने के लिए बोला था, लेकिन फाइनली इट हैज। तो इस तरह से वी हैव बीन एबल टू अपहोल्ड ना। इस तरह के आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखते हैं, तो जब मैंने तुमको इतना डिटेल में पढ़ा है तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी और इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करो। इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट? Understanding the constitutional and legal definitions as well as the freedom of restrictions of free speech. बहुत सारी जजमेंट्स तुम्हें पता चल जाएगी, कहाँ से मिल रहा है, क्यों हो गया। Once you read these parts तुमको बड़ा मजा आएगा। Having now a proper framework जो मैंने आपको पिछले पौने घंटे में समझा दिया है, को यूटिलाइज करो and then you will come out as far more informed and effective aspirants than. So I hope you have enjoyed this, all right? And if you have enjoyed this, you want to study far more in detail, I invite you, welcome you to join us at Unacademy. बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, बहुत सारा तरीके से आपको रीजनेबल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पे आपको ये सारे कोर्स ऑफर है। प्लीज यूज इट लाइक SIDLIVE and don't forget 29th February 2024 तक ये एक ऑफर है, is 50% off plus 6 months free. Please go to live and join us. I hope you have enjoyed. और यहाँ पर जहाँ मैं आपको खत्म करना चाहता था, अब तो मैंने नोटिस हो रहा कि जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था सारा का सारा रेलेवेंट है। What do you understand by the concept freedom of speech and expression? ये 2014 का मेंस का क्वेश्चन है। डिस्कस सेक्शन 6A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो मैंने तुम्हें श्रेया सिंघल केस का बताया, वो 2013 का मेंस क्वेश्चन। तो जो कुछ भी मैंने तुम्हें पढ़ाया वो सारा का सारा रेलेवेंट है। Try and write these answers. It will help you. Words of Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai.